स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंशियल लॉ को इंटीग्रेटेड लॉ में कन्वर्ट किया। तो बिल्कुल उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंशियल लॉ को इंटीग्रेटेड लॉ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है या उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होगी। तो कन्वर्ट करने का सीक्वेंस वही रहेगा जिस तरह हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई किए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पहले एक सिंपल सा रिएक्शन ले लेंगे, एक जनरल रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम सपोज करेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रोसीड कर रहा है, और फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर, रेट इक्वेशन बनाकर उसको हम फिर इंटीग्रेशन करते हुए इंटीग्रेटेड लॉ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो अ रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ इट्स रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैविंग अ टोटल ऑफ एक्सपोनेंट इक्वल टू 1। यानी ये एक तरीका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करने का। बहुत सारी बुक्स में इससे मुख्तलिफ तरीके भी लिखे होते हैं, तो वर्डिंग का फ़र्क हो जाता है, बात का मफहूम सेम होता है। तो ये एक मेथड है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको जो इसमें से दीगर बुक्स में से भी देख सकते हैं, और जो आपको बेहतर लगे आप वो डेफिनेशन अडॉप्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि एक जनरल रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है ये कैसे पता चलता है। ये समझ लें कि हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो फर्स्ट कोई भी किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन होगा उसके ऑर्डर का पता एक्सपेरिमेंट करने से लगेगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर उसकी थ्योरेटिकल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये रिएक्शन इसी रिएक्शन के लिए हमने एज्यूम किया था जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाई थी, तो कि ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है। अब हम इसी रिएक्शन के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है या स्टार्ट नहीं हुआ होता, जस्ट अभी समझ लें कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और हमने उस वक्त रिएक्टेंट ए के ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी ये ए की रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन ले ली। उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, चूँकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनी होगी, उस वक्त 0 मोलर कंसंट्रेशंस होंगी प्रोडक्ट की। अब कोई भी टाइम है जिसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट्स की कुछ ना कुछ अमाउंट बन जाती है, तो हम एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी ले लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें से x मोल्स प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो इस तरह x मोल का इजाफा हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, और x मोल की कमी आ जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। और जब हम इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो यहाँ पर a माइनस एक्स, जो कि किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि हम रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर मान रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने लिखी, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल लिखा जाता है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए 1 लिख दिया। अलजेब्रा में 1 ना भी लिखा जाए तो, बल्कि 1 लिखा ही नहीं जाता, तो अगर हम इसके ऊपर कोई पावर ना लगाते तब भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना जाता। लेकिन यहाँ पर हमने वाजे करने के लिए सिर्फ लिख दिया कि ये पावर 1 है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रोसीड कर रहा है। अब अगले स्टेप में हमने वहाँ पर भी ये किया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि इस रिएक्शन को रीअरेंज कर लिया था। रीअरेंज हमने इसलिए किया कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो एक साइड पे आ जाए और बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे चले जाए, यानी कंसंट्रेशन के हवाले से जो वेरिएबल्स हैं जो कंसंट्रेशन के साथ लिंक करते हैं वो रिएक्शन के वो इक्वेशन के एक साइड पे आ जाए और दीगर वेरिएबल्स दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो टाइम को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया और कंसंट्रेशंस को लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पर देखिए हमने इसके ऊपर पावर नहीं लगाई, तो ये एक्चुअली पावर यहाँ पर भी समझे मौजूद है जो अलजेब्रा में नहीं लिखी जाती, तो यहाँ पर भी पावर 1 है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं,
क्यों इंटीग्रेट करते हैं? क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं इस इक्वेशन की, तो हम इंटीग्रेशन के सिंबल्स यूज़ करते हुए अब इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में चूँकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, और इस वजह से ये एक सिंपल इक्वेशन, कदरे सिंपल इक्वेशन थी, जिसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हुए जस्ट डिफरेंशिएशन को हम ख़त्म कर देते हैं और इधर कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ लें ये एक फॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं dx/x, ये वाला फार्मूला लगेगा इसके ऊपर इंटीग्रेशन के हवाले से। dx इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x के। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x की जगह a-x मौजूद है, तो यहाँ पर हम इसका जब इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल होगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a-x के। जबकि राइट साइड बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेट होगी जैसे इससे पहले हुई थी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, यानी इट विल बी इक्वल टू kt प्लस c, और c यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रल ये आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a-x इज इक्वल टू kt प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और बाउंड्री कंडीशंस कौन सी? रिएक्शन के इनिशियल कंडीशंस, जब टाइम ज़ीरो था और उस वक्त x की वैल्यू भी ज़ीरो थी। तो हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हुए टाइम को ज़ीरो पुट करना है और x को ज़ीरो पुट करना है। इस तरह इक्वेशन 1 में c की वैल्यू हमें पता चल जाएगी विच विल शुड बी इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब ये वैल्यू c की हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दें, यानी c को हटाएं और उसकी जगह पर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a लिख दें, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a-x, वो आ गया, इक्वल टू kt माइनस c की जगह पर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। इस इक्वेशन को यहाँ पर हमने रीअरेंज किया, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ a को हमने इस साइड पे शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव साइन आ गया। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा है इसके साथ। इसके बाद ये चीज़ जो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी मौजूद थी, जो टर्म, वो यहाँ पर मौजूद है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a-x, और यहाँ पर सिर्फ kt रह गया। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग चूँकि इसके साथ भी है, इसके साथ, तो ये यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से ये नेचुरल लॉग को हम कंबाइन कर देते हैं, और जो नेगेटिव साइन के साथ वाली टर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये समझे कि इसी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब चूँकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेट कांस्टेंट की, तो हम इस इक्वेशन में से रेट कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। इस तरह टाइम भी इस साइड पे जाके रेसिप्रोकल में चला जाएगा। ये तो थी लॉग नेचुरल की फॉर्म, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लॉग नेचुरल। जबकि अगर हम लॉग बेस 10 की फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें तो लॉग नेचुरल इक्वल होता है 2.303 लॉग बेस 10 की। तो यहाँ पर 2.3, इसकी जगह पर हम 2.303 लॉग लिख सकते हैं। 2.303 लॉग लिखा, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जैसे इस इक्वेशन में मौजूद थी वैसे ही यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो गई हैं। तो ये भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है और ये भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। यहाँ पर लॉग की टाइप का फ़र्क है। ये एक्चुअली लॉग नेचुरल होता है लॉग बेस e, और ये है लॉग बेस 10। तो लॉग बेस 10 की फॉर्म में लॉग नेचुरल इक्वल होता है 2 इनके दरमियान रिलेशनशिप है, लॉग नेचुरल इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 के। अब हम इसको भी कह सकते हैं इट इज़ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी कह सकते हैं कि इट इज़ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी इक्वेशंस, जो इक्वेशन 1 को हमने चेंज करके वैल्यू ऑफ सी पुट करके हमने इक्वेशन बनाई हैं, ये सब की सब इंटीग्रेटेड फॉर्म्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन की। तो अब इस देखते हैं कि इस इक्वेशन से या इन इक्वेशन से हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ के क्या होगी।
तो यूनिट ऑफ के यहाँ पर आती है, असल में यूँ समझें कि के की डायमेंशन बनती है 1 टाइम। ये क्यों बनती है? अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर देखें न्यूमरेटर में भी कंसंट्रेशन की वैल्यू मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी कंसंट्रेशन की वैल्यू है। ये इनकी यूनिट्स जब लिखेंगे तो कंसंट्रेशन की यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और के सिर्फ टाइम के रेसिप्रोकल के यूनिट में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर जब यूनिट इसकी फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू पर सेकेंड, यानी टाइम का रेसिप्रोकल। दूसरी चीज़, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता और इसकी वजह यह है कि जब हम इसका टाइम के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि कंसंट्रेशंस जो हैं वो एक स्टेज पर आके टाइम के एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो इस वजह से इन्फिनिटी टाइम चाहिए होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो हम कहते हैं कि ये कभी कंप्लीट नहीं होता और इसको हम जब ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे उस वक्त हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ग्राफिकल फॉर्म भी वो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ग्राफ की, उसके ज़रिए हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि जब टाइम और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक स्टेज आती है कि टाइम कंसंट्रेशन की लाइन टाइम के एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन सपोज किया जाता है कि कभी कंप्लीट नहीं होता। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम कि हम जो कह रहे हैं कि नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, तो उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो अभी हमने पहले डिराइव की। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम ये साइड उलट कर दें, इन्वर्स ले लें इसका, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर हम इसका एंटी लॉग लें तो ये जस्ट a माइनस एक्स ओवर ए बच जाएगा और इस साइड का जब एंटी लॉग लेंगे तो ये टर्म चूँकि इसके साथ लॉग नहीं लगा हुआ तो ये पावर में चली जाए, एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, एक्सपोनेंट्स में, तो e रेज टू द पावर माइनस के टी। या फिर हम इस इक्वेशन को अब ए के उस साइड पे शिफ्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं और अगर हम इसमें से x की वैल्यू लिखें तो a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और इस तरह ये समझें कि हमने x को इस साइड पे शिफ्ट कर दिया और ये टर्म्स जो है ये हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दी। तो ये जब इस साइड पे आएंगी यानी x की जगह पर आ जाएंगे तो इनके साथ माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस ए ई रेज टू दी पावर के टी, ये समझो इधर आ गई x की जगह पर और x यहाँ से इस साइड पे चला गया और x का साइन इस साइड पे नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में से हम यूँ समझे कि राइट हैंड साइड में से a को कॉमन निकाल लिया है तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन में जब हम x ओवर a को हम a को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये समझें कि कंसंट्रेशंस की रेशियो है और ये 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टी, ये वैल्यूज़ बच जाती हैं। और जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो यूँ ग्राफ की बजाय यहाँ पर भी हमें ये पता चल रहा है कि जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो x एग्जैक्टली a के इक्वल हो जाएगा। वजह क्या है? देखें, जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर माइनस वैल्यू है इन्फिनिटी की, तो समझ लें कि इतनी बड़ी एक्सपोनेंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियल में अगर माइनस हो, बहुत लार्ज वैल्यू हो, तो ये ओवरऑल इसका रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। तो ये पावर ज़ीरो हो जाएगी और ये जस्ट 1 रह जाएगा। तो इस वजह से यूँ समझे कि जब टाइम इन्फिनिटी चला जाएगा तो ये वैल्यू इस साइड पे सारी की सारी वैल्यू 1 के इक्वल रह जाएगी और जब हम इधर से x को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो a के इक्वल आ जाएगा। तो समझ लें अब जब टाइम इन्फिनिटी हुआ उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। तो ये कब उस वक्त समझें कि अब मुकम्मल तौर पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो इस तरह से जब ये रिएक्शन इन्फिनिटी टाइम पर चला जाता है तो तब जाके चूँकि रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इन्फिनिटी टाइम अचीवेबल नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। अब इसका ग्राफ देखें, ये ग्राफ लीनियर ग्राफ है और ये कैसे बनता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें तो वहाँ से हासिल होता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन थी जिसको हमने समझे कि थोड़ा सा रीअरेंज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर ज़ीरो हमने खुद से ऐड कर दिया राइट हैंड साइड पे, क्योंकि अगर किसी भी टर्म में ज़ीरो ऐड कर दें तब भी ये ओवरऑल वैल्यू इस पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही इस पूरी इक्वेशन पे कोई असर पड़ता है। तो ज़ीरो को चाहे इस साइड पे माइनस कर दें, चाहे प्लस कर दें, या इस साइड पर माइनस कर दें या प्लस कर दें, इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताहम अगर हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो इस इक्वेशन को देखें, इसमें ये एक टर्म वेरिएबल है, जबकि राइट साइड में जो टर्म्स हैं उसमें से t वेरिएबल है, जबकि k और 2.303 ये कांस्टेंट है। तो इस तरह अगर हम इस टर्म की इस कैलकुलेशन को फाइंड आउट करके उसको y एक्सिस पर प्लॉट करें और टाइम की वैल्यू को x एक्सिस पर प्लॉट करें तो अंडरस्टूड बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, ज़ीरो इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आ रही है। तो ये जो c है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, बल्कि ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी जो भी इक्वेशन इस कंडीशन को पूरा करती है कि y एक्सिस पर प्लॉट किया जाने वाला वेरिएबल x एक्सिस पर प्लॉट किए जाने वाली वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें किसी और कांस्टेंट को ऐड करने से बराबर हो जाए, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती है। तो इसमें हमने ये पैरामीटर y एक्सिस पर प्लॉट करना है, ये वाला पैरामीटर चूंकि ये वेरिएबल है इसको x एक्सिस पर प्लॉट करना है, ये t है, और इस तरह हमें एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें हम स्लोप से k ओवर 2.303, स्लोप शुड बी इक्वल टू k ओवर 2.303, और यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम स्लोप को 2.303 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हमें स्लोप को इस ग्राफ के स्लोप को 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसके हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो हम इसकी इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हमने इसको टाइम के हवाले से रीअरेंज कर लिया, यानी पहले ये k के इक्वल था, यहाँ पर टाइम था। अब समझें कि हमने टाइम को इधर ले लिया और k को इधर शिफ्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन में हाफ लाइफ टाइम को जब हमने फाइंड आउट करना है तो टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम पुट कर देते हैं और इसमें x की वैल्यू को 0.5a के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने पुट करना है हर टाइम को हाफ लाइफ टाइम, और उसकी वजह से हमने x को चेंज करना है और x को हमने किसके इक्वल पुट करना है, 0.5a के। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चेंज आई है कि ये a माइनस 0.5a, तो ये जस्ट 0.5a बच गया, 1a माइनस 0.5a है तो 0.5a बच गया है। यहाँ से हम a को a से कैंसल आउट कर सकते हैं और ये सिर्फ log इंटू 1 ओवर log ऑफ 1 ओवर 0.5 बच जाएगा, या इसको हम log ऑफ 2 कह सकते हैं। 1 ओवर 0.5 इज इक्वल टू log ऑफ 2। जब log ऑफ 2 लेके इसको 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.693 ओवर k। तो इस तरह ये इक्वेशन हमें बता रही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें कहीं रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन यानी a की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। रेट कांस्टेंट को जस्ट उसको रेसिप्रोकल में लेके मल्टीप्लाई करें 0.693 से तो समझ लें कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होगा और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कोई वैल्यू ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ करैक्टरिस्टिक्स।
जो हमने डिस्कस किए। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में ही प्रोसीड करते हैं, तो इस वजह से इसकी हमें काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जिनमें से चंद एक यहाँ पर हमने मेंशन कर दी हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम उसी सीक्वेंस में, उसी तरतीब में चलेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ यही चेंज आएगी कि जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ इस तरह से डिपेंड करे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 के इक्वल हो। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक ये कि रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, और दूसरा ये कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो। दोनों तरीकों से इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉस बनाए जा सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा। तो हम पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर सेम। इसके लिए हम पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं जो सेकंड ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशंस हमने सेम लेनी है, यानी टाइम 0 पर दोनों के ए मोल लिए पर डेसीमीटर क्यूब। और उसके बाद जब प्रोडक्ट बनेगी तो प्रोडक्ट के अगर एक्स मोल बनते हैं तो इसका मतलब है दोनों रिएक्टेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स यानी ए माइनस एक्स मोल्स बच जाएंगे किसी भी टाइम टी पर। अब इन कंसंट्रेशंस को लेकर हम इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिख देते हैं, और डिफरेंशियल रेट लॉ में आप देखेंगे कि इसकी पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्टेंट की इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, और ये पावर 2 इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो यहाँ पर हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये सेकंड ऑर्डर है। तो इसको फिर इसके बाद हम रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करते हुए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और टाइम को दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कंसंट्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर फार्मूला होगा जो इंटीग्रेशन का होता है डी एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर n वाला। तो उसमें हम करते हैं कि एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यानी जो पावर का रिजल्ट आएगा जो पावर को प्लस 1 करके जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसी पर हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको ये फार्मूला अप्लाई करके, इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला अप्लाई करके जब हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट ये आता है 1 ओवर ए माइनस एक्स। इसकी वजह ये है कि ए माइनस एक्स की पावर ओवरऑल -1 होती है, तो हम इसको रेसिप्रोकल में ले सकते हैं। अब फिर इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है, और उसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की टाइम 0x0 के इक्वल पुट करके, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर a आ जाएगी, और ये वैल्यू हम ऊपर की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि दोनों रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशंस सेम है। तो इसमें से हम अब चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या इसी फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं। ये देख लें कि ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन पे ये इक्वेशन पूरा उतर रही है। क्यों पूरा उतर रही है, ये देखें, ये वेरिएबल है क्योंकि इसमें x मौजूद है और x टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो ये a माइनस एक्स की वैल्यू भी टाइम के लिहाज से चेंज होती जाएगी। तो इसलिए ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, और यहाँ पर ये वाला वेरिएबल है इसके साथ चेंज हो रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस c यहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ ये होगा इंटरसेप्ट। तो ये हमने इसमें इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन उसमें इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा। तो अगर इन पैरामीटर्स के दरमियान 1 ओवर a माइनस एक्स और t के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो इक्वेशन ऑफ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन उसमें
इंटरसेप्ट ज़ीरो नहीं बल्कि कोई और पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसी इक्वेशन को हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं कि अगर के टी को एक साइड पे कर लें तो हम 1/a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम लेके a-x और a का एलसीएम लेकर, तो ये इक्वेशन हमें सिंप्लीफाइड इस फॉर्म में बच जाएगी और ये हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इस फॉर्म को या रेट कांस्टेंट की वैल्यू को सामने रखते हुए हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारी रिक्वायरमेंट कि हम यूनिट ऑफ के को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए डायमेंशन बन रही है कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन इनटू टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि उसकी अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगी, और टाइम भी चूँकि रेसिप्रोकल में है तो पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसकी यूनिट हमें हासिल होगी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। हाफ लाइफ टाइम के लिए हम फिर वही चीज़ ले लेते हैं कि ये जो हमें अभी इक्वेशन मिली थी रेट कांस्टेंट के लिए, हम इसको टाइम के लिए चेंज कर लेते हैं, यानी टाइम को यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, के को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, टाइम को हाफ लाइफ टाइम और एक्स को 0.5 है। तो वैल्यूज़ पुट करके हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो हम देखेंगे कि टाइम इक्वल आएगा 1/k a के, और अगर k को हटा दें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी में ले सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ एयर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर वंस अगेन ये हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें चाहिए होगी हाफ लाइफ टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम इसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ को देखें तो हमें, जैसे मैंने आप पहले ही बताया था कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी उस हम इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो यहाँ पर इस पैरामीटर और इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें स्लोप जो है वो एग्जैक्टली रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमारे पास वेरियस टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस मौजूद है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मौजूद है और टाइम्स का डाटा हमारे पास मौजूद है, तो एक ग्राफ प्लॉट करके वहाँ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो कि एग्जैक्टली रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो अगर हमें फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट की अगर हमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पता चल रही है और तो इनिशियल कंसंट्रेशन का ना भी पता हो तो वो हम इस ग्राफ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इस ग्राफ के इंटरसेप्ट के बराबर होगा। ये है इस ग्राफ का इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर c समझे कि c इज़ इक्वल टू 1/a, और अगर हमने a फाइंड आउट करना है तो 1/c ले लेंगे, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स।